नमस्कार, पोल पाथ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्रतिमा सिंह। इस फुल कोर्स सीरीज में जो कि फ्री है, इसमें आप संविधान पढ़ रहे हैं और संविधान में आपकी 3 क्लासेस जा चुकी हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप नए हैं आज की क्लास में तो पहले की 3 क्लासेस देखना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्जाम में वहाँ से सीधे-सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन पूछा था कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो अनिल सैनी जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है प्रथम वायसराय थे और साथ में मैंने इन बिटवीन यानी क्लास के बीच में कई सारे क्वेश्चन पूछे थे, उसका भी अनिल सैनी जी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। तो ऐसे ही आप सभी आंसर देने की कोशिश करें, इससे फिक्सेशन होता है और आपका जो मटेरियल है वो लॉन्ग टाइम के लिए सेव हो जाता है आपके माइंड में। चलिए आज की क्लास हम देखेंगे। आज जो कि पहली क्लासेस हम ले चुके हैं, तो आज हम देखेंगे संविधान निर्माण की मांग, यानी कि हमारे संविधान निर्माण की मांग कहाँ से उठी, कब कब उठी, किसने किसने उठाई, इस पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ से भी सीधे सीधे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। स्वराज विधेयक के माध्यम से तिलक ने की थी किसकी? स्वराज की, और अपने नियमों की यानी कि खुद के संविधान की मांग की थी तिलक ने। कब की थी? सबसे पहले जो है 1895 में स्वराज विधेयक के माध्यम से 1895 में तिलक ने की थी। ठीक है, सर्वप्रथम ये मांग थी स्वराज विधेयक के माध्यम से तिलक के द्वारा की गई थी। उसके बाद 1960 में होम रूल आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम शासन और विधि निर्माण में भारतीय लोगों की भागीदारी की मांग की गई थी। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो नेहरू रिपोर्ट, जो नेहरू रिपोर्ट आती है तो उसमें भी कई सारे मांगे की गई थी। और नेहरू रिपोर्ट में एक बात ये ध्यान रखेंगे कि नेहरू को पंडित नेहरू मत समझ लेना, ये मोतीलाल नेहरू के द्वारा ये रिपोर्ट लाई गई थी। ये अध्यक्ष थे, बाकी के अन्य सदस्य भी थे, इनके द्वारा ये रिपोर्ट लाई गई थी। पंडित नेहरू ने सर्वप्रथम 1929 में लाहौर अधिवेशन था, उसमें अध्यक्षता की गई थी। तो ये मोतीलाल नेहरू क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, ऐसे यही क्वेश्चन दे देते हैं कि नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई, तो आपको बताना होता है। इसमें पंडित नेहरू नहीं आएंगे, इसमें मोतीलाल नेहरू की ये रिपोर्ट थी, अध्यक्षता में इनके तैयार की गई थी। ठीक है, साइमन कमीशन के समक्ष इन्होंने मांग रखी थी और ये रिपोर्ट इस बात पे तैयार की गई थी कि इनको चैलेंज किया था, जो ब्रिटिश थे उन्होंने चैलेंज किया था कि आप में योग्यता ही नहीं कि आप अपना संविधान बना सकें, अपना रूल कर सकें, अपने भारत पे इतनी योग्यता नहीं है। तो उसी पर ये जो है मांगे कुछ रखी गई थी, ये रिपोर्ट तैयार की गई थी और मांग रखी गई थी। 7 सूत्री मांग थी ये। ठीक है, अच्छा रिपोर्ट कब आती है? 28 में आती है, 1928 में रिपोर्ट आती है जब साइमन कमीशन आता है। ठीक है, साइमन कमीशन कब आता है? साइमन कमीशन देखो 1927 में गठित होता है और 28 में भारत आता है। तो 28 में भारत आता है, उसी साइमन कमीशन के समक्ष नेहरू ने ये रिपोर्ट रखी थी और 7 सूत्री मांग रखी थी। कितनी? 7 सूत्री मांग इसको बोलते हैं, 7 सूत्री मांग बोलते हैं, ये रखी थी। ठीक है, इसमें थी तो 7 सूत्री मांग नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से रखी गई थी। लेकिन अगर जो 2 मांगे हम देखें कि कौन सी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी, तो ये 2 मांगे 7 सूत्री मांगों में पहली थी औपनिवेशिक स्वराज, एक ये मांग की गई थी और दूसरी थी केंद्र में पूर्ण उत्तरदायी सरकार। ये 2 मांगे इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण थी, जो कि क्वेश्चन में बार बार पूछे जाते हैं। पीजीटी में तो आप पक्का ही मान के चलिए। ठीक है, ये मांगी गई 7 सूत्री मांगे जो है रखी गई साइमन कमीशन के सामने। उसके बाद 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कराया गया और लाहौर अधिवेशन में जो है 3 बातें खास थी। कौन कौन सी थी? कि इसमें जो है नेहरू जी ने इसकी अध्यक्षता की थी, यानी कि इस जो अधिवेशन था इसके अध्यक्ष नेहरू थे। ठीक है, दूसरी बात ये थी कि इसमें ये एक प्रकार से निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी को प्रतिवर्ष स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा, 26 जनवरी को। इसीलिए जो है
हमारा जब गणतंत्र का ये हमारा संविधान तैयार हो गया तो 26 जनवरी को ही इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। तो 26 जनवरी को प्रतिवर्ष स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा, ऐसा निर्णय लिया गया। निर्णय तो ले लिया गया था 19 के जो ये इसमें 29 में अधिवेशन में निर्णय लिया गया था, और ये शुरू कब से किया गया था, तो ये 1930 से शुरू हुआ था। देखो ये अधिवेशन कहाँ हुआ था, ये बात बहुत पूछी जाती है। तो रावी नदी के तट पर जो है ये अधिवेशन हुआ था, लाहौर अधिवेशन, ये रावी नदी के तट पर हुआ था। ऐसे ऑप्शन देते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा ही पूछा जाता है। और पहली बार संविधान सभा का सुझाव अगर हम बताएं कि ये जो एम.एन. राय थे, इन्होंने सुझाव दिया था कि संविधान सभा का जो गठन है, मतलब संविधान सभा जो बनाई जाएगी वो समिति से न करके सभा द्वारा किया जाए, ऐसा इन्होंने दिया था। एम.एन. रॉय के द्वारा ऐसा बताया गया था। 1937 में पंडित नेहरू जो थे, इन्होंने कहा था कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय लोगों द्वारा चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे स्टेटमेंट आ जाता है, किसने कहा, तो पंडित नेहरू ने कहा था। क्या कहा था कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय लोगों द्वारा चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा, ऐसा जो है पंडित नेहरू ने स्टेटमेंट दिया था, ठीक है। अब ये जो आता है 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है, ठीक है। तो कब आता है, 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आ जाता है इनका। कब आता है, 1940 में आता है। किसके द्वारा लाया जाता है, लिनलिथगो, जो लॉर्ड लिनलिथगो हैं, इनके द्वारा ये अगस्त प्रस्ताव लाया जाता है, ठीक है। इसकी बातें देख लीजिए, बातें जो जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट होते हैं इनके बारे में कुछ मेन बातें होती हैं, तो उन पॉइंट्स को पक्का देखना है, उनको मिस नहीं करना है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो इसकी मेन बातों में अगर हम बातों की बात करें कि जो अगस्त प्रस्ताव था इसमें क्या बातें प्रमुख थी, तो एक थी, इन्होंने बताया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो है ये भारतीय सेना सहायता करती है ब्रिटिश की, तो क्या होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात औपनिवेशिक स्वराज दे दिया जाएगा, इसको भारतीयों को, और संविधान का निर्माण किया जाएगा, ऐसा इन्होंने बोला था, ठीक है। लेकिन ये पूर्णतः विफल रहा। मुस्लिम लीग ने भी इसको विफल कर दिया, यानी कि नहीं माना, कांग्रेस ने भी अस्वीकार कर दिया, और अगस्त प्रस्ताव के विरोध में 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। तो कौन से आश्रम से, 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया था, ठीक है। और किसके विरोध में किया गया था, तो ये जो 8 अगस्त में क्या आया था, अगस्त प्रस्ताव आया था, इसी के विरोध में ये शुरू किया गया था। अगस्त प्रस्ताव के विरोध में ये किया गया था। देखो व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन से थे, व्यक्तिगत सत्याग्रह किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ये गांधी के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। लेकिन व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन कौन से थे, तो दो सत्याग्रही थे। एक आचार्य विनोबा भावे थे, विनोबा भावे ये थे, ठीक है। और दूसरे कौन थे, जेल नेहरू थे, आपके पंडित जेल नेहरू जी थे, ठीक है। तो ये 2 लोग थे व्यक्तिगत सत्याग्रही। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछता है कि जो व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन कौन से थे, विनोबा भावे थे और जेल नेहरू थे। और इसके बाद क्या होता है कि जितना भी ये जुड़ा विरोधाभास होता है, इन सबको दूर करने के लिए क्रिप्स मिशन जो है आता है, क्रिप्स मिशन आता है इंडिया में। और ये कब आया, 23 मार्च 1942 को भारत आया क्रिप्स मिशन। इसके जो अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष कौन थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, ठीक है। अध्यक्ष की बात करें तो स्टैफोर्ड क्रिप्स, इसके जो है इस मिशन के, क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष थे। जैसा कि आपको नाम से
मैच हो रहा है, इनके नाम से मैच हो रहा है ये। तो ये इसके अध्यक्ष थे। 23 मार्च 1942 को ये भारत पहुंचा है और 30 मार्च 1942 को इसने जो है रिपोर्ट पेश की है। ठीक है, वार्ताकार की बात करें, जब भी कोई ऐसा होता था तो उसमें कुछ लोग जाकर के भाग लेते थे, बातचीत करते थे और उसको समझते थे। तो वार्ताकार इसमें थे नेहरू और मौलाना आजाद जो है इसके वार्ताकार थे। अगर इसकी बातें देखें कि बातें इसमें कौन सी मेन बातें कही गई थी, तो इसमें कहा गया था कि पहली बात ये थी कि युद्ध पश्चात संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ठीक है, दूसरी बात ये थी कि मुस्लिम लीग इस संविधान को माने या ना माने, यानी कि इस संविधान को ज्वाइन करे या ना करे, वो उसकी इच्छा पर रहेगा। तीसरी बात जो कही गई थी वो ये था कि देशी रियासतों को संघ में शामिल होने या ना होने या फिर अपना संविधान बनाने का पूरा पूरा हक होगा, तो उनको पूरी छूट दे दी थी। ठीक है, और इन्होंने कहा था कि भारत संघ को पूर्ण उपनिवेश का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन फिर वही बात होती है कि क्रिप्स जो प्रस्ताव होता है इसको खारिज कर दिया जाता है, इसको खारिज कर दिया जाता है। ठीक है, और गांधी ने इसको क्या कहा? गांधी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा। पोस्ट डेटेड चेक, गांधी जी ने इसको क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक बोला था। ठीक है, नेहरू ने क्या बोला था? नेहरू ने बोला था डूबते हुए बैंक का उत्तर दिनांकित चेक। एक रमैया थे, उन्होंने बोला था अगस्त प्रस्ताव का रूपांतरित स्वरूप है। उन्होंने बोला कि जो ये क्रिप्स प्रस्ताव है ये अगस्त प्रस्ताव का रूपांतरित स्वरूप है और कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि क्रिप्स प्रस्ताव के विरोध में भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू होता है? 1942 में ही शुरू होता है। तो इसकी भी कुछ मेन बातें होती हैं। जो भारत छोड़ो आंदोलन है इसके कुछ मेन पॉइंट हैं जो कि बार बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। देखो, जब ये आंदोलन शुरू होने का मतलब इन लोगों ने मन बनाया, तो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित रखा गया? प्रस्ताव कब लाया गया? ये 14 जुलाई 1942 को लाया गया था। 14 जुलाई 1942 को लाया गया। कहाँ पर लाया गया था? वर्धा में। ठीक है, वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में लाया गया। तो जो कांग्रेस की कार्य समिति थी उसकी बैठक में ये प्रस्ताव लाया गया। फिर जो है आंदोलन का प्रस्ताव पारित कब होता है? तो देखो, पारित ये होता है 8 अगस्त 1942 को ये पारित हो जाता है। कहाँ पारित होता है? बम्बई के ग्वालियर टैंक में। ठीक है, बम्बई के ग्वालियर टैंक, जो ग्वालियर टैंक मैदान होता है, बम्बई का ग्वालियर टैंक मैदान होता है, उसी मैदान में ये प्रस्ताव पारित होता है। कब होता है? 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, अब आपको ये याद रखना है अगला पॉइंट कि प्रस्ताव लाया कौन था। तो हर प्रस्ताव को कोई ना कोई लाता है। तो ये प्रस्ताव लाया गया था नेहरू जी के द्वारा और समर्थन किया गया था किसके द्वारा? वल्लभ भाई पटेल। तो इन्होंने समर्थन दिया था। ठीक है, उसके बाद जैसे 8 अगस्त को ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो 9 अगस्त को क्या हो जाता है? आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। इसी को अगस्त क्रांति बोलते हैं। ठीक है, इसी को अगस्त क्रांति बोलते हैं या 9 अगस्त की क्रांति बोलते हैं, ये सब बोलते हैं। जब प्रस्ताव पारित हुआ और रखा जा रहा था, उस दौरान प्रस्ताव के दौरान गांधी ने क्या कहा? करो या मरो का नारा दिया था। ये ध्यान रखेंगे आप। जब ये आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, जब ये प्रस्ताव पारित हो रहा था, इसका प्रोसेस चल रहा था, तो क्या हो गया कि गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। अब जो है इस किसको, जो ये ऑपरेशन था, यानी कि ये जो आंदोलन था, आंदोलन को रोकने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया जिसको बोलते हैं ऑपरेशन जीरो आवर। ठीक है, ऑपरेशन जीरो आवर, ये ऑपरेशन चलाया गया और इसमें जितने भी कांग्रेस नेता थे उन सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, और जो गांधी जी थे और सरोजिनी नायडू थी और कस्तूरबा गांधी थी, इनको पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया था। ये भी क्वेश्चन आता है। तो पूना के आगा खां पैलेस में किसको किसको रखा गया था? ये गांधी थे, उनकी
वाइफ जो है कस्तूरबा थी, कस्तूरबा ये थी, और सरोजनी नायडू थी। ठीक है, सरोजनी नायडू थी। इन 3 लोगों को पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया था, और जितने भी अन्य कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य थे इन सभी को अहमदनगर दुर्ग में रखा गया था। तो बाकी के जो कांग्रेस सदस्य थे उनको अहमदनगर दुर्ग में रखा गया था। ठीक है, समिति सदस्यों को यहाँ अहमदनगर दुर्ग में रखा गया था। अब ये यहाँ पर इतना ज्यादा गतिरोध उत्पन्न हो गया था, तो संविधान गतिरोध को दूर करने के लिए वेवेल को वायसराय बना दिया गया। यहाँ पर वेवेल जो है वायसराय बन जाते हैं, और इन्होंने भी क्या किया कि वेवेल योजना पेश की। कब की? 4 जून 1945 को वेवेल योजना आती है। तो वेवेल को वायसराय बना दिया, और वेवेल जो है 4 जून 1945 को वेवेल योजना पेश करते हैं। ठीक है, तो ये जो अब इसकी बातें देख लें, क्या क्या इसकी खास बातें हैं। तो वायसराय लॉर्ड वेवेल ने जो 4 जून 1945 को वेवेल योजना पेश की, उसकी बातें थी कि नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। ठीक है, जिसमें 2 लोगों को छोड़कर बाकी सभी भारतीय होंगे। तो 2 लोगों को छोड़कर सभी भारतीय होंगे, वो 2 लोग कौन कौन से होंगे, यानी कि जो 2 ब्रिटिशर होंगे वो कौन से होंगे? एक तो होंगे वायसराय, और दूसरे होंगे आपके सैन्य प्रमुख। तो ये इसमें कहा गया कि एक तो वायसराय और दूसरा सैन्य प्रमुख को छोड़कर बाकी सभी भारतीय होंगे, सिर्फ यही 2 सदस्य उसमें ब्रिटिश के होंगे। दूसरा पॉइंट जो इन्होंने रखा, दूसरी बात थी इसकी मेन बात, तो कार्यकारिणी में हिंदू मुस्लिम बराबर बराबर होंगे। ऐसा इन्होंने बोला कि जो कार्यकारिणी होगी उसमें हिंदू और मुस्लिम बराबर होंगे। शिमला में 25 जून से लेकर 14 जून के बीच सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, और इसमें चर्चा ये होनी थी कि संविधान सभा का निर्माण कैसे किया जाएगा। ठीक है, कैसे जो है संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा, ये सारी चर्चा इसमें हुई। कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में कौन गया था इस बैठक में? तो अबुल कलाम आजाद गए थे। ये पूछा जाता है कि जो शिमला समझौता था, या शिमला में जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी 24 जून से लेकर के 14 जुलाई के बीच में, तो इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि कौन था? तो अबुल कलाम आजाद थे। गांधी जी ने इसमें भाग नहीं लिया था, और ये बैठक विफल रही। ठीक है, समझौता जो है ये विफल रहा। इसको शिमला समझौता भी बोलते हैं कि शिमला समझौता जो है विफल रहा। इसी दौरान इंग्लैंड में क्या हुआ, चुनाव हो रहे थे 1945 में, और इंग्लैंड के चुनाव में जो कंजर्वेटिव पार्टी थी वो हार गई। ठीक है, वहां 2 पार्टियां थी, एक थी कंजर्वेटिव पार्टी। ठीक है, ये थी, इसकी क्या हो गई, ये इसकी हार हो जाती है, और इसके जो नेता थे वो थे चर्चिल, वही चर्चिल जिन्होंने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर बोला था। तो ये जो है क्या थे, उसके नेता थे। और दूसरी पार्टी थी ये जो लेबर पार्टी थी। ठीक है, और इसके क्लीमेंट हेडली थे। लेबर दल कह लें या लेबर पार्टी कह लें। ठीक है, ये लेबर दल की पार्टी ने उदारवादी सरकार बनाई। ठीक है, और इसके हेड कौन थे, यानी कि नेता कौन था? तो क्लीमेंट हेडली थे। तो यहां देख लें, लेबर दल ये जीत जाता है, और इस पीएम कौन बनता है? हेडली, क्लीमेंट हेडली, ये इसके पीएम बन जाते हैं। ठीक है, तो देखें यहाँ पर 2 पार्टियां थी, और जब क्लीमेंट हेडली ने घोषणा पत्र प्रस्तुत किया था तो उन्होंने कहा था 20 जून 1948 से पहले भारत को स्वतंत्र कर देंगे, ऐसा इन्होंने बोला था। साथ में जो ये चाइना और अमेरिका, यहाँ से भी दबाव बन रहा था कि भारत को स्वतंत्र करो। इन सभी दबाव के चलते जो है क्लीमेंट हेडली पीएम बने, और इन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए कुछ कदम बढ़ाए और भारत को स्वतंत्र किया। इसी बीच 1945 की एक और घटना होती है, वो भी आप जान लें। जो भी रिलेटिव इवेंट होते हैं उन सबको देखते चलें।
24 अक्टूबर 1945 में यूएनओ की स्थापना होती है। ठीक है, तो यूएनओ की स्थापना कब होती है? यूएनओ ये होती है, यूएनओ की स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945, संयुक्त राष्ट्र संघ, हिंदी में जिसे बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, तो इसकी स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को, और इसमें जो है टोटल 51 जो देश थे वो मूल सदस्य के रूप में इसमें जुड़े थे, उनमें से भारत भी था। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि यूएनओ का जो है भारत मूल सदस्य है या नहीं है, तो यस, भारत जो है मूल सदस्य है। जब इसकी स्थापना हुई थी उसी समय भारत ने इसमें हस्ताक्षर करके इसके मूल सदस्य के रूप में अपनी एंट्री कर ली थी। ठीक है, आगे देखेंगे। जब इन सब के बाद फिर क्या होता है, जैसे पीएम हेडली वहां पर पीएम बन जाते हैं, फिर एक कैबिनेट मिशन जो है भारत भेजा जाता है, कैबिनेट मिशन योजना भारत भेजी जाती है, और ये इसमें 3 सदस्य थे और तीनों जो है ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे, इसलिए इसको कैबिनेट मिशन बोला गया। तीनों ही सदस्य जो ब्रिटिश कैबिनेट थी उसके सदस्य थे, उसके मेंबर थे। ठीक है, तो कौन कौन से थे 3 सदस्य? एक थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, ये अध्यक्ष थे। फिर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, जो जिन्होंने ये क्रिप्स मिशन लेकर जो आए थे वो थे। फिर तीसरे थे एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, ये 3 सदस्य थे। अध्यक्ष इसमें कौन था? तो लॉरेंस जो थे वो अध्यक्ष थे। अब कैबिनेट मिशन का कार्य क्या था, मतलब कैबिनेट मिशन क्यों यहाँ पर आया था? तो ये था कि इसका कुछ कार्य थे, जैसे कि पहला, अंतरिम सरकार का गठन और अंतरिम सरकार के तहत भारतीय संविधान सभा का गठन। यानी कि पहले एक अंतरिम सरकार, अंतरिम का मतलब होता है टेम्परेरी, कार्य करने के लिए कुछ दिन मतलब समय उसी सरकार के द्वारा सारी व्यवस्थाएं देख ली जाएं, तो टेम्परेरी होती है। तो अंतरिम सरकार का गठन और उसी अंतरिम सरकार के तहत संविधान सभा का गठन, ये इसका जो है क्या था, मेन कार्य था। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 में कितनी सीटों पर चुनाव होता है? तो ये 1946 में 296 सीट के लिए चुनाव होता है, आम चुनाव कराए गए। किसके ये सब किसकी देखरेख में हो रहा था? जो कैबिनेट मिशन योजना आई थी, यानी जो 3 अध्यक्ष सदस्य आए थे ब्रिटिश कैबिनेट से, उनकी देखरेख में सारा ये काम हो रहा था। और उसी के तहत, उसी योजना के तहत 1946 में ये जो है 296 सीट के लिए आम चुनाव कराए गए। क्यों 296? क्योंकि जो इसमें से 296 में 292 प्रांतों की थी। ठीक है, 4 की थी, 4 सीट कैसी थी? जो कमिश्नरी स्टेट थे, जिसको आज के समय पर यूटीज आप बोल सकते हैं, है ना, तो वो थे। तो ये 296 पर चुनाव कराए गए थे। बाकी की 93 सीट क्या थी? 93 सीट थी उसकी देसी रियासतों की, तो वो तो ऐसे ही शामिल हो रहे थे। ठीक है, जिनकी रियासतें थी उन्हीं के सदस्य आ रहे थे। तो 296 सीट पर आम चुनाव कराए गए। इसमें 3 पार्टियां जो है मेन थी, 3 पार्टियां क्या, 2 पार्टियां मेन थी, एक में सारी मिली जुली थी। कौन कौन सी थी? पहली थी कांग्रेस, मुस्लिम और अन्य भी थे, उसमें मिली जुली कई सारी थी। तो कांग्रेस को 208 सीट मिलती है। इसमें क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है, कि जो कैबिनेट मिशन के तहत चुनाव कराए गए थे उसमें कांग्रेस को कितनी सीट मिली थी? तो 208 सीट मिली थी। मुस्लिम को 73 मिली थी, और जो अन्य थे उनको 15 सीट मिली थी, जो अन्य पार्टियां थी उनको 15 सीट मिली थी। ठीक है, इस चुनाव में जो मंत्रिमंडल था वो देख लेते हैं, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। मंत्रिमंडल, ठीक है, तो मंत्रिमंडल को हम एक साथ देख लेते हैं कि जब स्वतंत्रता के पहले यानी कि 1946 में जब ये चुनाव हुए उस समय कौन कौन क्या क्या था, और स्वतंत्रता के पश्चात कौन क्या था, देख लेते हैं। 1946 में अध्यक्ष माउंटबेटन,
तो स्वतंत्रता के पश्चात जब तक कि हमारे यहाँ चुनाव नहीं हुए तो ये था सारा कुछ, ये सारा इसमें बना हुआ था। 1946 में अध्यक्ष कौन थे? माउंटबेटन थे, ठीक है। स्वतंत्रता के पश्चात अध्यक्ष कौन हो गए? सी राजगोपालचारी हो गए। उपाध्यक्ष की बात करें तो 1946 में पंडित नेहरू थे, स्वतंत्रता के बाद पंडित नेहरू ही रहे। विदेशी मामले एवं राष्ट्रमंडल पहले भी नेहरू देख रहे थे और स्वतंत्रता के पश्चात भी नेहरू ने ही देखा, ठीक है। गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री पटेल थे और बाद में भी पटेल रह जाते हैं। उद्योग तथा आपूर्ति मंत्रालय चांद मथाई पहले थे, बाद में आ गए श्यामा प्रसाद मुखर्जी। रक्षा मंत्री की बात करें तो सरदार बलदेव सिंह थे और बाद में भी सरदार बलदेव सिंह ही रहे। खाद्य कृषि की बात करें तो दोनों में पहले और बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही रहे। रेलवे की बात करें, रेलवे की, तो आसफ अली थे पहले और उसकी जगह पर जान मथाई आ गए। श्रम की बात करें तो बाबू जगजीवन राम पहले और बाद में दोनों में थे। वित्त की बात करें तो लियाकत अली थे और डॉक्टर आर.के. चिट्टी बाद में बने। विधि की बात करें तो डॉक्टर जोगेंद्र नाथ थे और बाद में कौन बन गया? अम्बेडकर बन गए। स्वास्थ्य की बात करें तो गजानफर अली खां थे और बाद में बन गई थी राजकुमारी अमृता कौर। तो ये जो है इनके मंत्रिमंडल के जो है कुछ लोग थे। कैसा मंत्रिमंडल था, स्वतंत्रता के पहले कैसा था और बाद में कैसा था। इसमें जो है कितने लोगों पे एक सदस्य चुनना था, यानी कि एक कैंडिडेट खड़ा हो सकता था, जीत सकता था, तो 10 लाख लोगों पर एक सदस्य चुनने की व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई। 10 लाख लोगों पर एक नेता, आप कह लीजिए कि एक नेता चुना जाना था, ठीक है। संविधान सभा में भाग लेने से इनकार किसने किया था? तो हैदराबाद ने। हैदराबाद जो देसी रियासतें थी उसमें एक हैदराबाद भी थी। हैदराबाद ने संविधान सभा में भाग लेने से इनकार कर दिया था। अच्छा, कभी-कभी पीजीटी में ये पूछते हैं कि जो 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे, 292 ब्रिटिश प्रांतों से थे, 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे और 93 देसी रियासतें थी। इस तरह से बटा हुआ था सारा कुछ। तो जो 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे वो कौन-कौन से थे? तो देख लो, पहला था कुर्ग, ये कमिश्नरी क्षेत्र की, जो कि आज के टाइम पे यूटीज की बात कह रहे हैं, है ना। कुर्ग। दूसरा क्या था इनका? अजमेर, अजमेर था। तीसरा क्या था? दिल्ली, ठीक है। और चौथा क्या था? चौथा था बलूचिस्तान। बलूचिस्तान। तो ये 4 थे। पीजीटी के लेवल पे ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं। आगे इसमें जो ये कांग्रेस को इतनी सीट मिली थी और कांग्रेस में एक प्रकार से पूरा जो भारत के सभी दल, तबके, सभी मतलब सोसाइटी, समाज के लोग जुड़े हुए थे। इसीलिए जो है, जो जी ऑस्टिन थे, ऑस्टिन महोदय ने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत थी, ऐसा इन्होंने बोला था, ठीक है। देखो, इस संविधान सभा में एक पूरे प्रोसेस में जो है कुछ महिलाएं भी थी जिनके नाम पूछे जाते हैं। तो कौन-कौन सी थी? सुचित्रा कृपलानी थी, विजयलक्ष्मी पंडित थी और कमला चौधरी थी। देखो, सरोजिनी नायडू कहाँ से थी? बिहार से थी। हंसा मेहता बम्बई से थी। सी दुर्गाबाई मद्रास से। राजकुमारी अमृता कौर मध्य प्रांत से थी और दक्षयानी वेलायुधन मद्रास से थी। अमू स्वामीनाथन मद्रास से थी। मालती चौधरी उड़ीसा से थी। एनी मस्करनी त्रावणकोर से थी। रेणुका राय और लीला रॉय ये कहाँ से थी? ये पश्चिम बंगाल से थी। तो ये कुछ खास महिलाएं हैं, इनके भी नाम आपको पता होना चाहिए। उसमें जैसे कि ये अमृता कौर हो गई, सरोजिनी नायडू हो गई और एनी मस्करनी हो गई। इनके नाम बहुत ही, सुचित्रा कृपलानी हो गई, विजयलक्ष्मी पंडित हो गई। इन 4-5 महिलाओं के नाम बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो इनके आपको पता होने चाहिए। अगर आप पूरा नहीं कर सक रहे हैं तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। इसी के आप नोट्स बनाएं और अच्छे से मेमोराइज करें।
काफ़ी कुछ है इसमें, जो हमने लिखा है वो तो आपको लिखना ही है, जो नहीं लिखा है बोला है उसके भी नोट्स आपके बनने चाहिए। उससे आपका फिक्सेशन होगा और चीज़ें लर्न हो जाएँगी। तो नोट्स बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी लर्निंग के लिए और बाद में रिवीजन के लिए भी ये काम आते हैं। ठीक है? आगे के सेशन में हम जो संविधान सभा का प्रोसेस था उसके बारे में बात करेंगे। मेन पॉइंट जो उनके वाचन थे, कौन-सा लंबा वाचन था, कौन-सा छोटा था और क्या मेन बैठक थी, कौन-कौन से जो दिन थे, कौन-सी अंतिम बैठक थी, कौन-सी 12वीं बैठक थी, ठीक है? किस दिन क्या अपनाया गया जैसे कि हमारा राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और बहुत सारी चीज़ें हैं, कब-कब अपनाई गई, इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे और उसके बाद जब स्वतंत्रता ये भारत विभाजन का योजना आती है, उस पर भी बात करेंगे। तो ये सारी बातें आगे चलती रहेंगी और अभी संविधान आपका काफ़ी है, इसके बाद दूसरे शुरू करेंगे। तो जैसे आईआर और आईपी, थ्योरी, थिंकर्स सारे शुरू होंगे और फुल कोर्स आपको यहाँ पर मिलेगा और यदि आपको ये क्लास यूज़फुल लग रही है, तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। यदि चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।